कहानी का नाम है एक और आदमी। थिएटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग के दरवाजे से दो और संगरी गलियां मुड़ती है। आंधी गली है और अंधा मोड़। यहीं कतार में एक एक कमरे हैं। कॉनॉट प्लेस के इन कटे जुटे कमरों में किसी मंत्रालय का एक विभाग है, किसी हिंदी सभा का कार्यालय, किसी दूतावास का कोई विभाग, किसी प्रकाशन का शोरूम। बड़े बड़े कमरों में यहाँ बड़ी बड़ी राजनीतिक उठापटक होती है। सदैव इन्हें दुकानें करता है। वह यहाँ 3 वर्ष तक बेकार घूम चुका है। यहाँ सबके प्रारंभ और अंत में एक सी पेशदस्ती है, पर ये कोई नहीं जानता है कि कौन किसे और किस बात पर छेड़ रहा है। केवल पहल लेने वाले चेहरे याद रहते हैं और लंबे उबा देने वाले शिकवे। हर आदमी इस बंधे हुए दफ्तर में दूसरे से लड़ता है और दूसरा खुद से तंग है। आदमी आदमी के बीच यहाँ एक चढ़की हुई शीशे की दीवार है, जिसमें औरों के साथ साथ आदमी अपना चढ़का हुआ चेहरा भी देखते रहने का आदी हो जाता है। सदैव इन संस्थाओं में कार्तिकेय के साथ अनेक बार गया है। यहाँ आते समय अक्सर हर बार उसे गालिब याद आए हैं। उनकी फाका मस्ती और उनका लुत्फ़े खास रंग। कार्तिकेय उस दिनों से साहित्य अकादमी के साहित्य सहयोगी भगवत व्यास के पास ले गया था। भगवत व्यास हिंदी के जाने माने लेखक है। दिल्ली के सभी बड़े साहित्यकारों पर उनके ही कार्यों की धूम है। किसी के वे एकमात्र आलोचक हैं और किसी के लेखों के संग्रह की भूमिका लिखकर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि हिंदी में उनसे बड़ा कोई चिंतक कोई नहीं है। विश्वविद्यालय में उनकी पुस्तकें कोर्स में हैं। रेडियो की हिंदी सलाहकार समिति के वे सम्मानित सदस्य हैं। कार्तिकेय ने परिचय देते हुए उस दिन कहा था, ये सदस्य है एमए हिंदी में और अच्छे लेखक है। अनुवाद भी अंग्रेजी, बंगला, मराठी और उर्दू से करते हैं। बड़े कमरे में विनय की मुद्रा का एक चित्र महात्मा गांधी का है। एक गहरी श्याम भाइयों का चित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पूरे कमरे में उजला वार्निश है और वातावरण गहन गंभीर है। कमरे के बीच में शीशा जड़ी एक मेज है। मेज पर पेपरवेट नचाते हुए भगत व्यास ने उस दिन बड़ी गमगीन मुद्रा में सामने बैठे सदै और कार्तिकेय को देखा था। दुनिया को अपने महान होने का गर्व है, क्यों सदै साहब? है ना कुछ ऐसा ही? सदै को स्वीकृति में अपनी ओर देखते हुए व्यास जी ने बात आगे बढ़ाई। इस बुलंदी के नतीजों में छिपा है पस्ती भरा दिन। साहब, ये पस्ती का एक दिन ही बेशकीमती है। गालिब इसी एक दिन की वजह से हमारे बीच जिंदा है, वरना क्या है, ठौल धप्पा और नाज बर्दारी के सिवा इस महानगर में। साहब, 10 वर्ष से यहाँ हूँ, पर यह एहसास कभी नहीं हुआ कि यहाँ कोई कोना अपना भी है। कोना तो बड़ी बात है सदै साहब। कोई चेहरा एक पल के लिए भी अपना यहाँ नहीं लगा। अब बताइए, क्या ये माहौल दम घुटने वाले नहीं हैं? अभी आप पर ही सोच रहा था। आप क्या नहीं कर सकते हैं, पर आपके हाथों में वो बुलंदी, वो महान होने का गर्व नहीं है। और आप कुछ नहीं है, महज एक छिलका है। यहाँ एक आदमी सुबह को बड़ा होता है और शाम को एक अदना सा इंसान रह जाता है। किसी प्रकाशक की आंखों से आपकी यह बुलंदी छर जाए, आप सिगरेट की छरी हुई राख की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे।
मैं कटु हूँ, पर सोचता हूँ किस मुंह से शुक्र कीजिए। और लुफ्त अगर एक के नाक के बाल बनने में हो तो वह नाच भी उठाया जा सकता है। सदै साहब, समय रहते तो चेत जाए, वही यहाँ महत्व है, वरना हर लिबास में नंगे वजूद है इंसान। कार्तिकेय ने बीच में दो एक बार व्यास जी को यह बताना चाहा कि सदै बिल्कुल बेकार है। आपके पास ठहरों काम है, प्रूफ रीडिंग का भी काम ये कर लेंगे। पर हर बार भगवत व्यास के चेहरे पर एक ठंडी सफ़ेदी पुती हुई उसे मिली थी। वह हर क्षण क्रोध और रोष से उत्पन्न कष्ट को अपने भीतर ही जब्त कर रहा था। नमस्कार करने के बाद दरवाजे से बाहर आकर सदै जोर से हंसा था, इतनी जोर से कि पहले कार्तिकेय भी काम बूटे थे। फिर वे भी उस संकरे रास्ते पर हंसते हुए हिंदी सभा के दरवाजों में झांकने लगे थे। सदै ने खींच कर उसे अपने सामने खड़ा कर लिया था। उसकी आंखों में बेगानी फिजा थी। उसने कहा, यार कार्तिकेय, तुम्हारे गण अतीत में ही मोर नहीं थे, आज भी है, खूबसूरत और खुद गर्ज। मैं उन वाहकों की ताकत से बुलंदी नहीं चाहता हूँ। मेरे पैरों में शनीचर है और सभ्यता के इस जंगल में घूमने से मुझे रोकने वाला अब कौन है। अक्सर किसी नौकरी से असफल होने पर सदैव एक शेर गुनगुनाया करता था, डाके फिराके सुबते शब की जली हुई एक क्षमा रह गई है, सो वो भी खामोश है। चौराहे पर एक और फेंकी हुई साइकिल और उल्टा हुआ स्कूटर और पटरी की ओर मुड़ी हुई खाली बस। इस सारे उजड़े माहौल के किनारे एक पुलिस वाला खड़ा है। टी हाउस के बाहर पटरी के किनारे लगे रेलिंग का सहारा लेकर जितेंद्र खड़ा है। भीड़ उसके समीप से बह रही है। बर्बरीक लोहे की रेलिंग पर बैठा है और पास की दुकान को देख रहा है। लोग दो पैसे फेंकते हैं और नल के नीचे जल की धार गिलास को झाग से भर देती है। बर्बरीक सोच रहा है, ये महानगर देश के किस वर्ग की राजधानी है। दिल्ली दरबार की तरह शायद वो वर्ग एक दूसरे से टकरा कर बिखर रहा है। इस शीशे के नगर में एक या अनेक चढ़के हुए निशान रह जाते हैं और प्रवाह टूट जाता है। बर्बरीक सोचते हुए लोहे की रेलिंग को झकझोरता है। एक और फेंकी हुई साइकिल, उल्टा स्कूटर, खाली बस और उजड़े माहौल के किनारे खड़ा पुलिस वाला सबको सरसरी नजर से देखता है और महसूस करता है उसके पाँव में एक चक्कर है और वो बच्चों को एक खिलौने की तरह महज अपने स्थान पर उछल कूद करने के लिए बना है। एक गहरी बेचैनी है उसमें और सारी बिखरी हुई ताकत के बावजूद एक असफल बुलंदी है उसमें। और ये सामने फैला हुआ माहौल है उजड़ा हुआ। घड़ी में अभी 6 बजा है। जामुन के पेड़ों के नीचे एक बड़ी चादर फैली है जिसके 4 कोने 4 आदमी पकड़े हुए हैं। सफ़ेद चादर पर कच्चे पके जामुन चढ़ रहे हैं। एक और 2 ईंटों का चूल्हा है, उस पर मुंह चिटकी हुई बटलोही रखी है जिसे एक औरत जामुन की सूखी लकड़ियों से पकड़कर उतार रही है। उससे सटे हुए नंगे बच्चे हैं जो प्यासी आंखों से मां के खुले स्तनों को देख रहे हैं। सबसे बड़ा बच्चा 7 वर्ष का है जो एक बार उठकर चादर के नीचे चला जाता है और टप टप गिरते हुए जामुन के साथ
तालियां बजाता है। सदैव एक दो बार इधर उधर घूमकर उस जामुन की कतार का चक्कर काटता है। उसे पेड़ पर काले जामुन और छोटे छोटे बच्चों की आंखों का काला तिल बेहद पसंद है। उसके कंधे कंधे पर कमरा झूल रहा है और उसका मन उसके कंधे पर कमर कैमरा झूल रहा है और उसका मन नई दिल्ली के इस नए दरबार पर चकित है। जितेंद्र ने हंसते हुए सदैव से कहा है, अभी डॉक्टर बोस के दवाखाने जा रहा हूँ। पिछले 3 साल से उसकी बाहों में दर्द है, जोड़ जोड़ में खिंचाव और पीड़ा रहती है। कभी कभी नसों में खून के दौरे आघात पहुंच जाते हैं। सांस लेने में तंगी महसूस होती है। डॉक्टर बोस सरकारी अस्पताल में खून की जांच नहीं करना चाहते हैं। सुबह घूमते हुए जितेंद्र उन्हीं के घर कमला नगर जा रहा है। जितेंद्र लंबे कद का सीधा 26 वर्षीय युवक है। चेहरे पर काली श्याम धारियां हैं और आंखों में गहरी मायूसी। वह रेलवे मंत्रालय में लोअर डिवीजन क्लर्क है। बड़ौदा हाउस के एक बड़े हॉल में उसकी एक कुर्सी है, जहां चारों ओर कुर्सियां, मेज और फाइलें हैं। अनेक मेज़ों से हटकर कुछ क्लर्कों की पांद बड़े बाबू की मेज़ को अलग कर देती है। हॉल की दीवारों पर ऊंचे रैकों में खुली हुई फाइलों के अंबार है। दो एक डेटी तिरछी में मेज़ों के घुमाव से एक रास्ता जितेंद्र की कुर्सी तक पहुंचता है, जिसके पीछे फाइलों के लिए खुली अलमारी है। उसकी कुर्सी का एक हत्था टूटा है। सदैव अनगिनत बार इस बड़े हॉल से के संकरे रास्ते से जितेंद्र की कुर्सी तक आया है। जितेंद्र ने अपने शरीर की लंबाई से फ़ायदा उठाया। एक बार सिगरेट का एक लंबा कश लिया, टूटे हत्थे की ओर अपना एक जूता रखा और थोड़ा तना पर मजबूती से कुर्सी पर जमाया। अंगद के पैर की तरह टूटे हत्थे की कुर्सी पर पैर जमाने के बाद जितेंद्र ने अपने स्थायी अंदाज में बड़े बाबू की ओर देखा। उसकी कुर्सी से कई लोअर डिवीजन क्लर्कों की मेज़ों को जोड़कर एक सीधा रास्ता बड़े बाबू की मेज़ तक जाता है। बड़े बाबू की मेज़ पर फाइलों के अनेक गट्ठर लदे हुए हैं, जिन पर अर्जेंट, इमीडिएट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट के चिट लगे हैं। बड़े बाबू मोटे फ्रेम का चश्मा लगाए हुए हैं। चश्मे में उनकी आंखें एक साथ नीचे की फाइलों और सामने के लोअर डिवीजन क्लर्कों का मुआयना कर रही है। जितेंद्र इस पूरे माहौल में केवल अपनी कुर्सी को घुमाकर फाइलें उलटता है। कार्बन कॉपी से अनेक खाली कलमों को संकेत चिन्हों से भरता है और खुलकर मित्रों की खबर लेता है। और जब सीने में खींच भरी मायूसी अधिक इकट्ठी हो जाती है तो अक्सर बड़े बाबू को थोड़ी अकड़ से देखता है और दूसरे क्लर्कों की तरह उनकी खिल्लियां उड़ाता है। लेकिन रोज की यह आबो हवा से वह अब खुद कुछ अधिक ही मायूस हो चुका है। थोड़ी अपनी चुनौती का सुबह का अंदाज शाम को खुद उसे बेबुनियादी लगने लगता है। सुबह के धुले कपड़ों की तरह वह शाम होते ही लिचलिचा और ठीला पोला सा कनॉट प्लेस लौट आता है। दफ्तर जाने के पहले वह जितना ताज़ा रहता है, दफ्तर से लौटने के बाद उतना ही शिथिल। अक्सर कनॉट प्लेस के इस चौराहे पर रेलिंग के सहारे झुककर वह अपनी कमर सीधी करता है और ताजगी के लिए रेलिंग को दोनों हाथों से दबाकर अपने शिथिल शरीर को थोड़ा संतुलित करता है।
रेलिंग पर उछलकर बैठने के बाद ही उसे खूबसूरत प्रकृति तितलियों की देह की गंध और रंग याद आते हैं और वह 3 साल पुरानी अपनी बाह का दर्द सीने में महसूस करने लगता है। थोड़े अदब के साथ वह पतलून की जेब से 2 पैसे ठंडे पानी के लिए आगे बढ़ाता है और एक एक ग्लास ठंडे पानी का चेहरे पर ताजगी और मुस्कान फैलाने के लिए सदैव और बर्बरीक की ओर भी बढ़ा देता है। बर्बरीक बकवास का संपादक है और पिछले 3 सालों से वह अपने बल पर इस व्यंग्य मासिक पत्र का संपादन कर रहा है। बहुत सोचने के बाद उसने पिता के नाते को काट कर अपने से अलग किया था। अक्सर बर्बरीक जब अपने नाम की कैफियत समझाता है, जितेंद्र महसूस करता है उसकी टूटी हथेदार कुर्सी और उसकी बुझी हुई जवानी की शायद सही कैफियत लोअर डिवीजन जिंदगी का मजाक बनना ही है। बर्बरिक जिसे मजाक करता है सदैव उसे अपनी मध्यवर्गीय लाचारी मानता है और जितेंद्र उसमें अपनी व्यक्तिगत दुर्बलता खोजता है। बर्बरीक अक्सर कहा करता है, आज हम सब बर्बरीक हैं क्योंकि हम ईश्वर के अंत को जानते हैं और अपने आप को बकवास समझते हैं। अपनी कट्टी गर्दन उठाकर कभी जीवन जीने का नाटक रचते हैं और कभी अपने धड़ में अपनी हरकतों को मरा हुआ महसूस करते हैं और शिराओं के तनाव को और रक्त के प्रवाह को बड़ा ज़रूरी समझकर सुखा देना चाहते हैं। पर न बर्बरी के मजाक से कुछ बदलता है, न सदै के चिंतन से, न जितेंद्र की ज़िंदगी से। रोज़ साँझ होती है और कनॉट प्लेस के जामुन के दरख्त के नीचे पानी की छरी हुई टंकी 2-2 पैसा देने वाले से खाली हो जाती है। दूसरी भरी हुई टंकी टकेल कर वहाँ खड़ी कर दी जाती है। बर्बरी जितेंद्र के कंधे पर बकवास की फाइल पटकाता है और सदै के कंधे पर अपनी दुबली पतली बाह झुला देता है। उसका नाटा ढिगना व्यक्तित्व दोनों के बीच में तेज कहकहों से पहचाना जाता है। वह जब तेज कहकहा लगाता है, सब लोग यानी सदै जितेंद्र सभी गुब्बारे की हवा निकल जाने की तरह पिचक जाते हैं। बदहवास से वे अपने भीतर कुछ छूलता हुआ महसूस करते हैं। एक गुब्बारे की छिल्ली का उनका अपना अपना अस्तित्व होता है। तेज ठहाके बुलंद करने के बाद पिचके गुब्बारे की तरह वे खुद में जो महसूस करते हैं उसे और तेज और उग्र बनाकर पेश करना चाहते हैं। किसी के कंधे पर अपनी बाहें झुलाकर फिर बर्बरीक गुनगुनाता है, ठांगा कफन ने दागे अयूबे बरनगी, मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था। तब किसी के लिए उसका कहीं रहना या खो जाना कोई माने नहीं रखता है। पर किसी भी बात के बनने का यह एक राज होता है। पिछली बार हिंदी सभा को हिंदी अंग्रेजी कोश बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 20,000 की पहली किस्त देना मंजूर कर लिया था। आकाशवाणी के चीफ प्रोड्यूसर श्री सतीश लाल उसके अवैतनिक प्रधान संपादक नियुक्त किए गए थे। 300 रुपये माहवार पर 5 सहायक संपादकों को नियुक्त करना उनके हाथ में था। सदैव बर्बरीक, उमेश चोपड़ा, रमेश मोहला और प्रोफेसर सूर्यदेव की पुत्री काजल इन पदों के उम्मीदवार थे। अदम रेडियो के नेपाली यूनिट में स्क्रिप्ट राइटर था और श्री सतीश लाल का थोड़ा मुँह लगा था। लंबा तगड़ा 6 फुट का आदमी है अदम।
कभी सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक वह टी हाउस में पड़ा रहता था। एक के बाद दूसरे टेबल पर लोग अदम का स्वागत करते थे। केवल बार्बरिक उसे चलती फिरती लाश या खींच कर तहाश कहा करता और उसके टेबल को घेरे हुए लोगों को लाशों का अंबार करता है। 100 रुपये महीने का राजा गार्डन में उसने किराए का मकान लिया हुआ है। आकाशवाणी की नौकरी से अधिक वो दुनिया जहान का आदमी है। अर्ध सरकारी अनेक संस्थाओं से उसके गहरे संबंध है। राष्ट्रीय पुस्तक संस्थान का वह अनुवादक है। हिंदी सभा का साहित्य मंत्री है। चावड़ी बाजार के अनेक प्रकाशकों का वह साहित्यिक सलाहकार है। टी हाउस में बहुत से लेखक उसकी प्रतीक्षा किया करते हैं, फिर भी बर्बरीक उसे हिकारत से देखता है जब तक बकवास में उस पर चुटकुले छापता है। हिंदी सभा के संपादक के पद के लिए अदम ने उमेश चोपड़ा, रमेश मोहला और सदैव 3 आदमियों को एक ही दाव पर चढ़ा रखा था। तीनों को 3 बड़े आदमियों का आश्वासन मिल चुका था। इंटरव्यू में सतीश लाल ने हंसते हुए पूछा था, कोच का काम बेहद टेक्निकल है, आप उसे पूरी तल्लीनता से निभा नहीं सकेंगे। सदी ने खिलखिलाती हुई सतीश लाल की आंखों को देखा था और अपने अनुवादों की फाइल मोड़कर मेज पर दबा ली थी पैर से दबा ली थी। पास के दूसरे सज्जन ने राष्ट्रीय नाट्य संस्थान के प्रोफेसर सूर्यदेव की ओर देखा था और मेज पर रखे पेपर कटर से शीशे पर कुछ लकीरें बनानी चाही थी। तीसरे सज्जन साप्ताहिक युग के संपादक नवनीत बोस थे, जिन्होंने सदै की एक अनुदित पुस्तक से 2 एक वाक्य पढ़कर हिंदी भाषा के स्वरूप पर एक छोटी स्पीच दे दी थी। अंत में सतीश लाल ने चटखारा लेकर सदै से कहा था, कलाकार बंध कर नहीं रहता है, और अपनी बुढ़ौती की खुली अलहट हंसी से ये जाहिर करना चाहा था कि वो सदै जैसे कोमल कलाकारों के पैरों में कोश की टेक्निकल बेड़ियां कैसे पहना सकते हैं। अदम बाहर आने वाले हर एक कैंडिडेट की उस दिन पीठ थपथपा रहा था। उसने सदै से सब कुछ सुनकर कहा था, घबराने की बात नहीं है, मैं सब ठीक कर लूँगा। सदै अदम के सामने उस दिन थोड़ा तन कर खड़ा हो गया था। उसे लगा था कोई उसे रस्सियों से कस रहा है। उसकी शिराओं पर रस्सी ऐंठने का दबाव था। सामने ही दीवार थी, बगल में एक गली थी जिसे रोककर अदम अंदर से आने वाले अभ्यर्थियों का स्वागत कर रहा था। सदै को लगा उसके सामने सारी दीवारें अदम की तरह लंबी चीन की दीवार है और थिएटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग के सारे संगरे रास्ते सतीश लाल की हंसी, सूर्यदेव की गंभीरता और नवनीत बोस की गंभीरता से लदे फबे हैं। उसने एक बार फिर सामने खड़े अदम को देखा था और चुनौती के स्वर में एक तेज कहकहा लगाया था लिखा, बात के बनते ही जुदा हो जाना। और उसने अदम की आंखों में भंवर के अनेक चित्र देखे थे, या महज महसूस किया था कि अदम की आंखों में ऐसा प्रवाह है जो सिर्फ भंवर से भरी हुई नदियों में होता है। उसने एक लंबी सांस भीतर की ओर खींची थी और कहा था, अदम, एक चक्र है मेरे पाँव में, जंजीर नहीं। पार्लियामेंट स्ट्रीट का चौराहा पास एक पुरानी बैरक तोड़कर जमीन सपाट की जा रही है। कुछ लोग बस की प्रतीक्षा में खड़े खड़े इस खाली स्थान पर बातें कर रहे हैं। कोई यहाँ अपने मंत्रालय के नए भवन की चर्चा कर रहा है
और कुछ लोग नए सिनेमा भवन की बातें धीरे धीरे सिनेमा स्टारों पर शुरू हो गई है। सदे खाली जमीन में कुछ भीतर की ओर बढ़ जाता है। मकान के मलबे गारे से लदा हुआ एक आदमी उसे एक क्षण देखता रहा, फिर सांड की तरह वो अपनी गर्दन उस बालू मलबे गारे के ढेरों में धंसाता है और गारा ऊपर उछालते हुए वह सदै की ओर तेज कहकहा लगाकर आगे बढ़ जा आता है। सब सक पकाकर सदै एक और हट जाता है। वो आदमी धूल थक्कड़ से भरा हुआ बाहर खुली पटरी पर खड़ा हो जाता है और खास तौर पर लड़कियों को देखकर ताल ठोंकने लगता है। मुंह में कपड़ा ढूंस कर लड़कियां हंस रही हैं और वह ताल ठोंकते हुए पास का कचरा उठाकर शरीर में मल रहा है। वह ताल ठोंकता है फिर कहकहा लगाता है। भीड़ में वह खुद एक तमाशा बन गया है। बस आती हैं, इस तमाशे से कुछ व्यक्ति फूट पड़ते हैं, कुछ दूर खड़े होकर तालियां बजाकर उसे उकसाते हैं। सामने की पटरी पर एक वृद्ध है, 6 लाठियां उनके फर्श पर बिछा दी है। अपने पुट्ठे वह दिखा रहा है और भीड़ के बीच घम ठोक रहा है। उसके समीप एक बड़ा छोला रखा है। छोटी छोटी लाठियां एक दूसरे से बजाकर वह लड़कों से पूछता है क्या है। लड़के समवेत सुर में कहते हैं ताकत। सदैव बर्बरी के कंधे पर हाथ रखे खड़ा हो जाता है। वृद्ध ताकत पर अपनी एक छोटी सी स्पीच देता है, फिर अपने सर पर रखी टोपी छोले पर रख देता है। छोले में हाथ बैठाकर वह भीड़ को देखता है। कोई जादू, कोई मंत्र नहीं है मेरे पास। 6 साल के तजुर्बे का एक राज है। जो गर्जमंद है वे काम से फारिग होकर हमारा तजुर्बा आजमाए। औरत को लिकोरिया होता है और मर्द नपुंसक। पंडित मंत्र पाठ करता है, डॉक्टर पैसा एंता है, पर मेरे यारो तजुर्बा ताल ठोक कर सबके सामने सर उठाता है। कोई 60 साल का पहलवान है जो मुझसे पंजा लड़ाएगा। वृद्ध ने एक बार फिर लाठियां चटकाई और लड़कों ने ताकत के नारे को बुलंद किया। ताकत के लिए नेदा या डॉक्टर क्या देते हैं। भीड़ में से उसने एक आदमी के कंधे पर हाथ रखा, फिर पूछा इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है। ताकत की दवा। दवा कैसे दी जाती है। सुई झोंक कर। सुई किसकी होती है। लोहे की। और आदमी क्या करता है। पीछे दाएं और बाएं घूमकर वृद्ध ने फिर अपनी टोपी माथे पर लगा ली। हर आदमी के पास ईश्वर ने एक मांस की सुई दी है। हंसने की बात नहीं है। डॉक्टर दवा देने के पूर्व नसों को देखता है, वह औजार को साफ करता है। यह नेदा क्या कहते हैं। जनता को गर्म करते हैं। जब आदमी को हुनर नहीं आता, वह अपने हरबे को, अपनी मांस की सुई को यूं ही चलाया करता है। और वही होता है जो मैं 60 वर्ष से देख रहा हूँ। भीड़ बढ़ती जा रही है। सदै और बर्बरीक आगे बढ़ने लगते हैं। उसने एक पुस्तिका उनके हाथ में थमाते हुए उन्हें रोका। अंग्रेजी, हिंदी, दुनिया की किसी भाषा में हमसे बड़ा तजुर्बेकार कोई पुस्तक लिख दे। हम उसने अपनी सफ़ेद मूंछों पर ताव दिया। अपनी मूंछ मुड़ा लेंगे। बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, दिखलाऊंगा तमाशा दी अगर फुर्सत जमाने ने। और दोनों कनॉट प्लेस के अशांत वातावरण से अलग अलग रास्तों पर मुड़ जाते हैं। कनॉट सर्कस के अशांत वातावरण में महज एक कोना है जहां वह घनी उजली भौहों वाला अखबार बिछा रहा है। टाइम, धर्मयुग, ज्ञानोदय, फ्लेम आदि। और सब पर वह दूर दूर से उठाकर चक्के रख रहा है।
खाली पटरी धीरे धीरे सजने लगी है। वह उसके बीच में एक बड़ी चट्टान सा चुपचाप बैठा है। दो एक आदमी घूमते हुए वहां रुकने लगे हैं। दो एक अखबार उठाकर पढ़ रहे हैं। सदैव एकटक उस खाली पटरी को भरते हुए देख रहा है। सभ्यता का चौराहा गुलजार हो गया है। अखबार पढ़ने वालों की भीड़ भी पेड़ के नीचे बढ़ गई है। सड़क पार करने के पूर्व लाउडस्पीकर से एक सिपाही हिंदी और अंग्रेजी में हिदायतें भी दे रहा है। जामुन के दरख्तों के नीचे छोटी छोटी टोकरियों में जामुन की दुकानें लग गई हैं और नंगे बच्चे जामुन की गुठलियों से खेल रहे हैं। छोटा बच्चा पटरी पर फेंकी हुई जामुन की जूठी गुठलियां मुंह में भर रहा है। सफ़ेद चादर लपेटकर बुझे हुए चूल्हे के पास रख दी गई है। सड़क में चारों ओर बसें, स्कूटरों और टैक्सियों का शोर गूंज रहा है। खुले बगीचे में जामुन के दरख्त कर सुग्गों की लंबी तिरछी मालाएं उड़ रही हैं। हर पत्तों में फले हुए से सुग्गे झूल रहे हैं। सदैव सोच रहा है, दिल्ली दरबार लगने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जमे हुए लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए हैं। बहुत सारे लोग अभी बाहर खड़े हैं, सोच रहे हैं कब पर्दा गिरेगा, कब दरबार उखड़ेगा, कब दरबारी सफेदा बदलेगी।